इमेजिन करो कि आप बहुत अमीर इंसान हो जिसके पास लाखों करोड़ों में पैसा है, लेकिन आप उन पैसों का इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि ये सारा ही पैसा काला धन है जो कि ड्रग ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, स्मगलिंग, टैक्स की चोरी जैसे अपराध करके निकाला गया है। तो आपको जरूरत है एक ऐसे इंसान की जो कि आपके काले धन को सफेद कर दे, जिसका इस्तेमाल करके आप महंगी गाड़ी, लग्जरी ज्वेलरीज, प्राइवेट जेट और कई सारी प्रॉपर्टीज खरीद सके। तो आपकी खोज यहाँ पे खत्म हो जाती है क्योंकि वह इंसान मैं ही हूँ जो कि आपको मनी लॉन्ड्रिंग करना सिखाएगा। इसलिए नहीं कि मैं इस इलीगल एक्टिविटी को प्रमोट करना चाहता हूँ, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं आपके अंदर अवेयरनेस जगाना चाहता हूँ। सीबीआई का कहना है कि भारत से $500 बिलियन से भी ज्यादा का काला धन टैक्स हेवन कंट्रीज में पहुंचाया गया है और यह रिपोर्ट 2012 की है। 2024 में यह आंकड़ा 7 से 8 ट्रिलियन डॉलर्स का भी हो सकता है, क्योंकि कहते हैं ना, ताला सिर्फ शरीफ लोगों के लिए लगाया जाता है ताकि वह चोरी ना करे, क्योंकि जो चोर है वह तो ताला तोड़कर भी चोरी कर सकते हैं। ईडी और सीबीआई को ये सारी चीजें पता होने के बावजूद भी यह उन लोगों पे एक्शन क्यों नहीं ले पाते जो कि ऐसी एक्टिविटीज को एग्जीक्यूट करते हैं। आइए यह सारी ही चीजों को हम जानते हैं आज की इस वीडियो में। लॉन्ड्रिंग का मतलब होता है किसी भी मैली चीज को साफ करना, जिसे हम हमारे कपड़ों को लॉन्ड्रिंग के लिए देते हैं, जहाँ पे लॉन्ड्रर हमें कपड़ों को साफ करके वापस देता है, जिसके बदले में हम उसे थोड़े बहुत पैसे देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही होता है मनी लॉन्ड्रिंग में, जहाँ पे लॉन्ड्रर काले धन को सफेद करता है और उसके बिहाफ पे उसको कुछ कमीशन मिलता है। अब काला धन मतलब यह नहीं है कि आपके पास काले नोट हैं या फिर मेले नोट हैं, बल्कि आपके पास जो धन है वह इलीगल एक्टिविटी से कमाया हुआ है या फिर आपने टैक्स की चोरी करी है। अब इन पैसों को आप डायरेक्टली जाके बैंक में तो जमा नहीं कर सकते, क्योंकि इतना अमाउंट जमा करते टाइम आपको यह बताना पड़ेगा कि आपने यह पैसा कहाँ से कमाया है। या फिर आप किसी भी चीज को कैश में खरीदते हो तो आप ईडी और सीबीआई के नजर में आ जाओगे और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत आपको जेल भी जाना पड़ेगा। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह कानून एकदम उल्टा है, क्योंकि बाकी कानून का प्रिंसिपल क्या कहता है कि यू आर इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, लेकिन इधर होता है यू आर गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट। मनी लॉन्ड्रिंग की 3 मेन प्रोसेसेस होती है और इन प्रोसेसेस के अंदर भी कई सारी सब प्रोसेस होती है, जिसमें सबसे पहला है प्लेसमेंट। यह वह प्रोसेस है जहाँ पे इलीगल मनी को हमारे फाइनेंशियल सिस्टम में डाला जाता है। यह प्रोसेस सबसे ज्यादा खतरनाक होती है, साथ ही क्रिमिनल्स के पकड़े जाने के चांसेस भी बहुत हाई रहते हैं, क्योंकि आप उस मनी को फाइनेंशियल सिस्टम में डालने वाले हो जिसका ओरिजिन ही इलीगल है। इसके बाद आती है लेयरिंग, जहाँ पे मनी के ओरिजिन को दूर करने के लिए मल्टीपल ट्रांजेक्शंस करे जाते हैं। इन पैसों का ट्रांसफर अलग अलग देशों में खुले हुए अलग अलग अकाउंट्स में किया जाता है, या फिर एक्सपेंसिव कार, आर्टवर्क और रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया जाता है। और लेयरिंग के लिए कैसीनो को ही सबसे ज्यादा प्रेफरेबल माना जाता है, क्योंकि वहां पर आप कैश देके चिप ले सकते हो जिसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं रहेगा, और थोड़ी बहुत चिप को इस्तेमाल करके साथ ही कुछ अर्स कैसीनो में बिताने के बाद आप उन चिप को देकर कैश वापस भी ले सकते हो, जिसकी आपको रिसिप्ट मिलेगी। आप सरकार को यह बता सकते हो कि यह पैसा आपने कैसीनो में जीता है। हालांकि आपको इस पे टैक्स तो भरना ही पड़ेगा, लेकिन यह पैसा अगर आपने ड्रग ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग से कमाया है तो भी यह पैसा वाइट हो जाएगा, जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसके बाद आता है इंटीग्रेशन। यह वो प्रोसेस है जहाँ पर पैसा घूम फिर के वापस उसी इंसान के पास आता है जिसने पैसा डाला था। बस फर्क सिर्फ इतना रहता है कि पहले वह पैसा इलीगल था और अब लीगल हो चुका है। आपने हवाला के बारे में तो जरूर सुना होगा। आइए जानते हैं हवाला ट्रांजैक्शन को। आपके पास हाल फिलहाल में 10 करोड़ रुपए कैश है, पूरा ब्लैक मनी है, लेकिन आपको इन पैसों को दुबई में रह रहे अपने दोस्त को पहुंचाना है। तो आप जाते हो एक हवाला एजेंट के पास। हवाला का सीधा मतलब होता है ट्रस्ट। यह पूरा हवाला का गेम जो चल रहा है ये सिर्फ और सिर्फ ट्रस्ट पे चल रहा है। आप अपने 10 करोड़ रुपए उस हवाला एजेंट को देते हो। अब क्योंकि यह हवाला एजेंट भारत में, ऐसा एक और हवाला एजेंट होगा दुबई में। भारत वाला एजेंट पैसे रख लेगा और दुबई वाले एजेंट को कह देगा कि अगर कोई यह डिटेल्स दे तो उसे 8 करोड़ रुपए दे देना, और जो बचा कुचा 2 करोड़ है वह इन दोनों का कमीशन हो जाएगा, और बाद में यह लोग अपना हिसाब किताब देखते रहेंगे। अब जितने भी तरीके हैं उन सभी में प्लेसमेंट, लेयरिंग और इंटीग्रेशन लगेगा ही लगेगा। एक और तरीके के बारे में आपने बहुत ज्यादा सुना होगा, जिसे कहते हैं स्मर्फिंग। इसमें क्या होता है कि एक बड़े अमाउंट को छोटे छोटे अमाउंट में बांट दिया जाता है। जो लोग स्मर्फिंग करते हैं उनके पास मल्टीपल लोगों के बैंक अकाउंट होते हैं, और जैसे ही आप अपना लमसम वाला पैसा उनको दोगे, वह अपना कमीशन काट कर वह उन पैसों को अलग अलग अकाउंट में रोटेट करेंगे और आपके पास किसी न किसी ट्रांजेक्शन के थ्रू पहुंचा देंगे, जिसे फेक परचेज बता के। जुलाई 2022 में यूनियन गवर्नमेंट के डेटा के अकॉर्डिंग 5422 केसेस रजिस्टर हुए थे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में। लेकिन आप गैस कर सकते हो उनमें से सजा कितनों को मिली होगी? सिर्फ 23। यानी कानून तो है लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन सही ढंग से नहीं हो रहा है।
आपने मनी लॉन्ड्रिंग में शेल कंपनी और स्विस बैंक के बारे में तो जरूर सुना होगा, क्योंकि इसके बिना मनी लॉन्ड्रिंग अधूरी है। लेकिन इसको अच्छे से समझने के लिए हमें जानना होगा टैक्स हेवन कंट्रीज के बारे में। यह टैक्स हेवन कंट्रीज वह कंट्रीज है जहाँ पर टैक्स बहुत कम लिया जाता है। ऐसा ये कंट्रीज इसीलिए करती है ताकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट इनके पास आए और इनका देश ग्रो करता रहे, क्योंकि इनके पास दुनिया भर का इतना काला धन आ जाता है कि उसके थोड़े से हिस्से से ही अपना देश चला सकते हैं। बरमुंडा, केमन आइलैंड, सिंगापुर, हांगकांग, स्विट्जरलैंड, नेदरलैंड, पनामा, मॉरिशियस, मोनाको, ये सारे ही देश टैक्स हेवन है। अब अगर देखा जाए तो भारत में 45 से लेके 50% तक टैक्स लिया जाता है। तो इतने टैक्स को बचाने के लिए भारत के कुछ व्यापारी क्या करते हैं, ऐसे ही किसी टैक्स हेवन देश में जाके कंपनी खोलते हैं जिसे कि शेल कंपनी कहा जाता है। अब इसे शेल कंपनी इसलिए कहते हैं क्योंकि इस कंपनी में कुछ भी नहीं रहता, सिर्फ एक नॉमिनी रहता है जो कि सिर्फ फोन कॉल के जरिए ट्रांजेक्शंस कराता है। और व्यापारी क्या करते हैं कि इस कंपनी को हेड ऑफिस डिक्लेयर कर देते हैं, जिससे कि इनको इंडिया का टैक्स नहीं भरना पड़ेगा और उस देश का टैक्स भरना पड़ेगा, क्योंकि भारत ने कई देशों के साथ DATT एग्रीमेंट साइन कर रखा है, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। अब इस एग्रीमेंट को बनाया ही इसलिए गया था ताकि डबल टैक्सेशन को अवॉइड किया जा सके। मान लीजिए US की कोई कंपनी है जो कि भारत में आके बिजनेस करती है, तो उसे भारत का भी टैक्स देना पड़ेगा और USA का भी टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन इस एग्रीमेंट के बाद अगर उस कंपनी का हेड ऑफिस USA में है तो उसे सिर्फ USA का टैक्स भरना पड़ेगा। तो कई सारे लोग इसका फायदा उठाते हैं टैक्स की चोरी करने के लिए। कई सारे टैक्स हेवन देशों में यह कानून है कि इनकी बैंक के कस्टमर का डेटा बैंक दूसरे कंट्री को नहीं दे सकती, चाहे वह क्रिमिनल ही क्यों ना हो। शेल कंपनी का ना ही कोई बिजनेस रहता है, ना ही कोई असेट रहती है, ना ही कोई एम्प्लॉय रहते हैं। यह कंपनी सिर्फ और सिर्फ पेपर पे रहती है। स्विस बैंक, कई सारे लोगों को ऐसा लगता है कि स्विस बैंक स्विट्जरलैंड में एक बैंक है, लेकिन ऐसा नहीं है। स्विट्जरलैंड में जितनी भी बैंक मौजूद है उन सभी को स्विस बैंक कहा जाता है। इन बैंक की सिक्योरिटी एकदम टॉप रहती है। ऐसा भी कहा जाता है कि स्विस बैंक के एम्प्लॉय के ऊपर अगर आप गन भी रख दें तब भी वह कस्टमर की जानकारी नहीं बताते। और बस यही कारण है कि ओसामा बिन लादेन जैसे आतंकवादी ने भी स्विस बैंक में अकाउंट खुलवा रखा था। स्विस बैंक में अकाउंट खुलवाने के लिए आपके पास 10 करोड़ रुपए तक तो होने ही चाहिए। अब बाकी बैंक में अगर हम पैसा जमा करते तो हमें उसका इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन स्विस बैंक में अगर हम पैसा जमा करते हैं तो हमें उल्टा इंटरेस्ट देना पड़ता है। अब ये तो है नॉर्मल लोगों की बात, लेकिन अगर आपके पास अथाह में पैसा है या फिर करोड़ों की संपत्ति के कुछ कीमती पेपर्स हैं, तो इन चीजों के लिए स्विस बैंक ने अलग से गुफाएं बना रखी है जहाँ पर ये सारी कीमती चीजों को रखा जाता है। और यहाँ पे आने जाने का रास्ता भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हेलीकॉप्टर से ही यहाँ पे जाया जा सकता है। हालांकि इन सब के चार्जेस भी बहुत ज्यादा रहते हैं, इसीलिए चाहे वह आतंकवादी हो या एक नॉर्मल इंसान जिसने टैक्स की चोरी करी है, वह अपना पैसा स्विस बैंक में रखना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि यह डिटेल्स इतनी आसानी से सरकार के पास नहीं पहुंचती है और इन सभी का काला धन सेफ रहता है। अब देखो, जो भी चीजें मैंने आपको बताई ये सारी ही चीजें, इनफैक्ट इससे कई ज्यादा चीजें ईडी को पता है, लेकिन इसके बावजूद भी वह लोग इन क्रिमिनल्स को नहीं पकड़ पाते। ऐसा इसीलिए क्योंकि जो लेयरिंग होती है इसको क्रैक कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। क्योंकि भारत के अकाउंट से किसी नेपाल वाले के अकाउंट में पैसे गए, उसने वहां से कैश निकाल लिए, फिर दूसरे बैंक में जमा करे, वहां से दुबई पैसे ट्रांसफर हुए, दुबई में किसी ने पैसे निकाल लिए कैश, उसके बाद किसी और को ट्रांसफर किए। तो इतने ट्रांजेक्शन होने के कारण उस पैसे का ओरिजिन क्या था यह पता लगाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। आपने कई बार ऐसी खबर सुनी होगी कि ईडी ने किसी के घर पे छापेमारी करी और वहां से कई सारा कैश निकला। अगर ईडी को डाउट हो जाता है कि आपके पास काला धन है तो ईडी कभी भी आपके यहाँ आके रेड कर सकती है और आप पे भी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट लग सकता है। ईडी और सीबीआई के फेल होने का कारण यह भी है कि ज्यादातर जो ब्लैक मनी है यह पॉलिटिशियंस के पास है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ईडी सीबीआई जैसी एजेंसी सरकार के इशारों पे नाचती है। ऑन पेपर तो यह एजेंसी इंडिपेंडेंट है, लेकिन बैकग्राउंड में क्या होता है ये हम सभी जानते हैं। कई सारे ऐसी रिपोर्ट भी आई है जिसका मानना है कि ज्यादातर जो काला धन है वो पॉलिटिशियंस के पास है। खैर, बाकी मेरा तो यही मानना है कि अगर आप इतनी अर्निंग कर लेते हो, चाहे वह बिजनेस से हो या कहीं से भी हो, तो मनी लॉन्ड्रिंग करने की जगह आपको सरकार को टैक्स दे देना चाहिए, क्योंकि अगर हम टैक्स नहीं देंगे तो सरकार चलेगी कैसे। हाँ, माना कि देश में करप्शन है, हम जितना टैक्स देंगे उतना 100% तो देश के विकास के लिए नहीं लगेगा। कई सारे करप्ट लोग हैं जो कि बीच में ही पैसा खा लेंगे, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं ना कि हम टैक्स देना ही बंद कर दें। टैक्स भरने से हमारा भी फायदा होगा और सरकार का भी फायदा होगा। बाकी जो लोग इलीगल मनी कमाते हैं, खैर उनका तो क्या ही कर सकते हैं। तो अगर आपको ये शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री स्टाइल वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही कमेंट करके बताना कि आप अगली डॉक्यूमेंट्री किस पे देखना चाहते हो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।